नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राजेश पांडे द्वारा लिखी वर्चस्व का तीसरा अध्याय, करोड़ की फिरौती। श्री प्रकाश ने लखनऊ यूनिवर्सिटी जाकर गोरखपुर के लड़कों से संपर्क करना शुरू किया। उस समय तक लखनऊ में पेजर की सुविधा शुरू हो गई थी। श्री प्रकाश ने भी एक पेजर ले लिया और गोरखपुर के कई दर्जन लोगों को भी पेजर दिलवा दिया। पेजर से लड़कों को लखनऊ के अलग अलग इलाकों से बड़े व्यापारी, बड़े बिल्डर और बड़े डॉक्टरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया। इस जानकारी के लिए वह कुंडली शब्द का इस्तेमाल करता था। उसने लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर और धनवान शख्स मूलराज अरोड़ा की कुंडली निकालने के लिए कहा। मूलराज अरोड़ा लखनऊ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। उसने लखनऊ के शुरुआती दौर में आयशा अपार्टमेंट 1, 2 और 3 हिस्सों में मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का निर्माण कराया था। इसे उसने महंगे दामों पर बेचा था। वह रेलवे का बहुत बड़ा ठेकेदार भी था। लखनऊ की छोटी लाइन रेलवे स्टेशन के भवनों का निर्माण भी मूलराज अरोड़ा ने ही कराया था। कुंडली निकालने वाले लड़कों से मूलराज अरोड़ा की रैकी कराई गई। एक दिन रात में 10:30 बजे मूलराज अरोड़ा के घर पर फोन आया। फोन का आना था कि घर का माहौल परेशानी से भर गया। मूलराज अरोड़ा से फोन करने वाले आदमी ने बेहद रहस्यमयी भाषा में कहा, पिछले 2 दिन से मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूं। तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि जब तुम सिविल हॉस्पिटल के पास गाड़ी से उतरकर दवा की दुकान से दवा खरीद रहे थे, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। उस समय तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं था। मैं चाहता तो तुम्हें वहीं गोली मार देता। मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। मूलराज अरोड़ा ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगले दिन मूलराज को फिर फोन करके श्री प्रकाश ने कहा, पैसा तुम्हारे पास है, दे दो, नहीं तो वसूल कर लूंगा। चलो थोड़ा थोड़ा करके ही दो, मैं आदमी भेजूंगा। अभी 50 लाख रुपए इसे दे देना। मूलराज ने कहा, मेरे पास नहीं है। उसके बाद जब जब श्री प्रकाश का फोन आता था, उसकी बेटी फोन उठाती थी और यह कह देती थी कि पापा घर पर नहीं है। श्री प्रकाश ने मूलराज अरोड़ा की बेटी से अश्लील बातें करनी शुरू कर दी। उसके बाद बेटी ने भी फोन पर आना बंद कर दिया। नौकर फोन उठाते थे और मना कर देते थे। एक हफ्ते के बाद श्री प्रकाश ने कुंडली निकालने वाले लड़के से पूरे दिन की लोकेशन पेजर पर देने को कहा। कुंडली निकालने वाले लड़के ने बताया कि इस समय मूलराज अपने ऑफिस में बैठा है। 13 मई 1997 को श्री प्रकाश, आनंद, सुधीर और 2 और लड़के गाड़ी से मूलराज अरोड़ा के ऑफिस हजरतगंज में सिविल अस्पताल के सामने पहुंच गए। श्री प्रकाश ने ऑफिस के भीतर जाना चाहा तो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। तब आनंद और सुधीर ने तुरंत पिस्टल निकाल ली और सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीन ली। श्री प्रकाश सीधे मूलराज अरोड़ा के चेंबर में पहुंचा। वहां AK-47 दिखाकर बोला, फौरन खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। फोन नहीं उठाओगे तो क्या बच जाओगे? और फिर कहा, नीचे गाड़ी तक चुपचाप चले चलना। रास्ते में जरा सी भी चालाकी की तो भेजा बाहर निकल आएगा। यहीं से सीधे तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारी लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। मूलराज ने थोड़ा नानुकुर करने की कोशिश की तो श्री प्रकाश ने AK-47 उसके सीने पर लगा दी। मूलराज श्री प्रकाश के साथ चलने लगा। श्री प्रकाश ने AK-47 अपने पिट्ठू बैग में रखी और पिस्टल मूलराज की कमर के पास लगा दी। श्री प्रकाश बोला, पिस्टल मेरे हाथ में है, चालाकी नहीं करना। बाहर निकलते समय श्री प्रकाश ने ऑफिस का दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। मूलराज को वह लिफ्ट से नीचे लाया और अपनी मारुति गाड़ी में बिठा लिया। वहां से सीधे
अपने घर ले गया। वहां पर उसने अपनी मारुति छोड़ दी और एम्बेसडर में मूलराज को बीच में बिठाया। एम्बेसडर में लाल बत्ती हटाकर नीली बत्ती लगाई और फैजाबाद की तरफ गाड़ी मोड़ दी। आनंद ने कहा, भाई नीली बत्ती से पहचान हो जाएगी। साले, नीली और लाल बत्ती लगी गाड़ी को लेकर हिंदुस्तान में कोई रोक टोक नहीं करता। अभी देखना, जहां जहां पर पोस्ट मिलेगी ना, पुलिस वाले सलामी भी देंगे और गाड़ी क्रॉस भी कराएंगे। श्री प्रकाश ने जवाब दिया। आनंद चुप हो गया। श्री प्रकाश आगे की सीट पर बैठा था और धीरेन्द्र सिंह गाड़ी चला रहा था। चिन्हट बैरियर पर खड़े पुलिस वालों ने सलाम किया और बैरियर खोलकर नीली बत्ती लगी एम्बेसडर को आगे का रास्ता दिया। ऐसा ही कुछ बाराबंकी सिटी और फैजाबाद के रौनाही थाने के सामने लगे बैरियर पर भी हुआ। मूलराज को लेकर सारे लोग मोकामा पहुंच गए। सूरजभान ने मोकामा कस्बे के ही एक मकान में मूलराज को रखवा दिया। बातचीत शुरू हुई। लखनऊ में हड़कंप मच गया। लखनऊ में यह भी जानकारी हो गई कि किसी अशोक सिंह का फोन आता था जिसने यह अपहरण किया है। मूलराज अरोड़ा के बड़े भाई पटना में रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे। मूलराज ने कहा, तुम्हें जो भी पैसा चाहिए मेरे भाई से बात करा दो, मैं दिलवा दूंगा, लेकिन फोन करके मेरी बेटी को तंग ना किया जाए। क्योंकि श्री प्रकाश इस बीच मूलराज के घर पर लगातार फोन कर रहा था और उसकी बेटी ही फोन उठाती थी, जिससे श्री प्रकाश ने अश्लील बातें शुरू कर दी थी। एक दिन श्री प्रकाश ने मूलराज को धमकाते हुए कहा था, मैं रोज टेलीफोन पर तुम्हारी बेटी को चुम्मा लेता हूं, 2-3 दिन में पैसा दिलवा दो, नहीं तो उसको भी उठाकर यहीं ले आऊंगा और यहीं तुम्हारे सामने ही उसका भंडारा करूंगा। मूलराज रोने गिड़गिड़ाने लगा, भाई से बात करा दीजिए, पैसा दिलवा दूंगा। बात 50 लाख पर तय हुई और पटना में ही 50 लाख सूरजभान के आदमी को दे दिए गए। पैसा मिलने के बाद श्री प्रकाश ने मूलराज अरोड़ा से कहा, 50 लाख ही मिले हैं, 50 लाख उधार हैं, उसका जल्दी इंतजाम करना। मूलराज छूटने की जल्दी में था। उसने हालत की नजाकत को भांपते हुए बेबसी में डूबी एक हामी भर ली। श्री प्रकाश ने फिर चेतावनी दी, जैसे ही तुम घर पहुंचोगे तो तुम पर पुलिस के सारे अधिकारी टूट पड़ेंगे। कोई तुमसे रास्ता पूछेगा, कोई जगह पूछेगा, कोई आदमी असलाह पूछेगा। ये साले कई दिनों तक तुम्हें सोने नहीं देंगे। एक से एक बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और तुमको बैठाकर जान की बीड़ी सुलगाएंगे। किसी के चक्कर में ना पड़ना, समझदार आदमी हो, बात तो पता लग ही जाएगी। कोई ना कोई अधिकारी फोन करके बता देगा। अब इतना तो जान ही गए होगे कि पुलिस मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझदार हो, समझ लो। मूलराज अरोड़ा गोखले मार्ग स्थित अपने आवास पर वापस आ गया। जैसा वायदा करके आया था, पुलिस को सूचनाओं में गुमराह करता रहा और कोई सही बात पुलिस को नहीं बताई। पुलिस ने मूलराज के नंबर को पैरेलल लाइन पर लेकर सुनना शुरू कर दिया था। अगले दिन श्री प्रकाश का फिर फोन आया। हमेशा की तरह उसकी बेटी ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, अशोक सिंह बोल रहा हूं, मूलराज ठीक ठाक पहुंच गए? हाँ। मेरी बात करा दो। मूलराज जब लाइन पर आ गया तब श्री प्रकाश ने पूछा, पुलिस वालों ने तुम्हें घेर रखा होगा? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। अपना वायदा याद रखना। मैं जानता हूं पुलिस फोन सुन रही होगी। मैं हफ्ते 10 दिन बाद फिर बात करूंगा। फोन रखते हुए श्री प्रकाश बोला। 21 जून को श्री प्रकाश के एक भाई का जन्मदिन था। जबरदस्त गर्मी और पसीना बहाने वाला मौसम जारी था। बिना पानी के कुछ पौधे मुरझाने लगे थे। श्री प्रकाश ने अपने लोगों को बताया, जन्मदिन पर गोरखपुर चलूंगा, वहां कोई काम तो नहीं है? वो रवि राय और अशोक द्विवेदी ना आजकल पुलिस की मुखबिरी कर रहे हैं। एक ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो पुलिस और ज्यादा मुखबिर तैयार कर लेगी। आनंद बोला,
21 जून को वे सब गोरखपुर पहुंच गए। भाई को दूसरी जगह बुलाकर 2 डिब्बे मिठाई और नए कपड़े दिए, जिसे वह लखनऊ से लेकर आया था। फिर श्री प्रकाश ने आनंद से पूछा, ये रवि राय और अशोक द्विवेदी कहाँ पर हैं? 1 घंटे पहले अशोक द्विवेदी हाइडल कॉलोनी में ही था, आनंद बोला। नीली बत्ती लगी हुई जिप्सी में श्री प्रकाश, सुधीर और आनंद बैठे और सीधे हाइडल कॉलोनी पहुंचे। अशोक द्विवेदी के घर में घुसकर उसे 50 गोलियां दागी। उसके साथ मौजूद दान बहादुर भी मौके पर मारा गया। जब यह पता लगा कि रवि राय थोड़ी देर पहले ही मोटरसाइकिल से यहां से निकला है, तो जिप्सी पर श्री प्रकाश और उसके साथ के लोग रवि राय को ढूंढने निकले। प्रेमचंद पार्क के पास रवि राय मोटरसाइकिल से आता दिखाई पड़ गया। जिप्सी पर श्री प्रकाश को देखते ही वो मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा और फिर उसे वहीं दौड़ाकर 20 गोलियां दाग दी गईं। तो मित्रों, ये था वर्चस्व का तीसरा अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।